हमने पहले सीखा कॉस्ट क्या चीज है, फिर हमने सीखा यूजफुल लाइफ क्या चीज है, फिर हमने सीखा इकोनॉमिक लाइफ क्या चीज है, ठीक है। फिर हमने सीखा रेजिडुअल वैल्यू क्या चीज है। इसमें हमने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन किसकी सीखी, रेजिडुअल वैल्यू। कॉस्ट इज एन अमाउंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट या फेयर वैल्यू ऑफ अदर कंसिडरेशन। यूजफुल लाइफ, जितना एक एंटिटी जितनी देर तक इस्तेमाल करेगी बेनिफिट लेगी उसकी लाइफ कहलाती है। इकोनॉमिक लाइफ, वो जितनी देर तक बेनिफिट दे, चाहे एक एंटिटी को दे या एक से ज्यादा एंटिटी को दे, इकोनॉमिक लाइफ। रेजिडुअल वैल्यू इज एन एस्टिमेटेड अमाउंट, ये एक एस्टिमेटेड अमाउंट होती है जो कि हमने करंटली ऑब्टेन कर सकते हूं अगर एसेट अपनी एज को पहुंच जाए। मतलब ऐसा समझना है कि आज ही अगर हमारे वाला एसेट अगर 4 साल पुराना नजर आए तो आज मैं बेच के कितने पैसे कमा सकता हूं। सोचना क्या है, देखना आज है, सोचना कि हम 4 साल बाद खड़े हैं, ये बात। उसके बाद हमने सीखा डेप्रिशिएबल अमाउंट। अब इसको थोड़ा सा मैं और एलैबोरेट करूंगा क्योंकि कल जल्दी में थे हम। कॉस्ट माइनस ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, जब हम कोई एक एसेट खरीदते हैं ना, सपोज दैट हमने 10 लाख का एसेट खरीद लिया, खर्चा हो गया हमारा। इसको डिफरेंट तरीकों से पढ़ाया जा सकता है कि इस मैचिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई कैसे होता है, प्रूडेंस कैसे अप्लाई होता है, लेकिन एक और कॉन्सेप्ट है जो इन चीजों से हटके भी है। आपने एक एसेट खरीदा 5 लाख का, ठीक है। अब 5 लाख का हमारा खर्चा हो गया, हम आते ही ना हमने लिख दिया अपनी एक्सपेंस के अंदर, इकट्ठा खर्चा लिख दिया, तो हमारा जो प्रॉफिट था वो प्रॉफिट आने की बजाय ना लॉस में चला गया। टैक्स वाला हमारे पास आया कि टैक्स दो, हमने कहा हमारे तो नुकसान हुए, हम कहां से टैक्स दें। उसने देखा, उसने कहा अच्छा चलो मुझे दिखाओ जरा अपनी एसोसिएट। उसने देखा कि ये 5 लाख कौन सा खर्चा है, हमने कहा जी प्लांट खरीदा। कहता भाई साहब इसको आपने एक ही साल में सारा इस्तेमाल कर लेना है। नहीं, 10 साल तक तो इसकी लाइफ है। तो कहता है कि 5 लाख निकाल यहां से, इसको 10 पे डिवाइड कर और 50-50 हजार करके ना 10 सालों में मैं आप पूरा 5 लाख एक्सपेंस में लिखो, क्योंकि एक्सपेंस में लिखने से टैक्स कम होता है। एक्सपेंस लिखने से टैक्स कम होता है, प्रॉफिट तो चलो कम होता ही होता है, टैक्स से भी जान छूट जाती है। तो टैक्स वाला कहता है कि ऐसा ना करो, आप इस 5 लाख को ओवर द लाइफ अपोर्शन करो। जब अपोर्शन करेंगे तो हर साल के हिस्से में कितने आ जाएंगे, 50,000। 10 सालों में 5 लाख पूरा हो जाएगा। जो हमारा खर्चा हुआ वो हमने लिख लिया। लेकिन जब टैक्स वाला ये भी पूछता है कि अच्छा बता इसको बेच के भी कोई पैसे मिल जाएंगे, हमने कहा जी एस्टिमेटेड है 50,000 मिल जाएगा। कहता है तेरा खर्चा 5 लाख नहीं है, 4.5 लाख को 10 पे डिवाइड कर, क्योंकि जितना तेरा खर्चा हुआ ही नहीं वो खर्चा अगर लिखेगा तेरा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। इस तरह से तू एवं अपनी मर्जी के खर्चे लिख ले, लॉस आ जाए और लॉस के बाद जी टैक्स लगेगी ना। तो इसलिए वो प्रॉपर कहते हैं कि आप अकाउंटिंग रूल्स अप्लाई करें कि जितना आपका खर्चा हुआ है उतना ही डेप्रिशिएट करो। और डेप्रिशिएट कैसे करना है, ओवर द लाइफ। क्या हमारी मर्जी चल सकती है कि हम ऐसा करें कि पहले साल ऐसा लिख लेते हैं कि हमें थोड़े से ऐसा लगता है कि टैक्स ना देना पड़े, हम ना 1 लाख अपना डेप्रिसिएशन लिख दें, अगली दफा 40,000 लिख दें और अगली दफा 2 लाख लिख दें, यानी 5 लाख अपनी मर्जी से पूरा करें, अलाउ ही नहीं है। वो कहता है कोई फार्मूला कोई मेथड हो जिसके जरिए आप डेप्रिसिएशन लिया करो। पहले आपने कितने मेथड पढ़े हुए पता है आपको, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और एक यूनिट मेथड भी आ चुका था, प्रोडक्शन मेथड, ठीक है। तो एक और मेथड भी है सम ऑफ डिजिट्स, वो भी हमने इसके साथ पढ़ना है। कहता है कि अगर आपने ये जो अमाउंट है, अब मैं कॉस्ट की बात करूं डेप्रिशिएट होनी है या डेप्रिशिएबल अमाउंट होनी है, डेप्रिशिएट किसने होना है, कॉस्ट ने या डेप्रिशिएबल अमाउंट ने, डेप्रिशिएबल अमाउंट ने, क्योंकि 50,000 तो वो माइनस करके कहता है 4,50,000 को डेप्रिशिएट करो। तो अब अगर हम बात करें डेप्रिसिएशन की, अब इसी को ना ये न्यूमेरिकल जो मैंने आपको कहानी सुनाई है ना, इसी को देखना है आपने। 5 लाख को हमने किया 50,000 माइनस
फिर ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट डिवाइड किया, फिर जो अमाउंट आई इसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अब अगर मैं इसे कहूं कि ये डेप्रिसिएशन आई कैसे, अंग्रेजी में बताओ कोई, ऐसे कोई 500,000 माइनस 50,000 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल, ये अंग्रेजी नहीं, अंग्रेजी क्या है इसकी, जरा गौर से सुनिएगा। डेप्रिसिएशन इज अ सिस्टमैटिक एलोकेशन, डेप्रिसिएशन इज अ systematic allocation of depreciable amount over useful life of an asset. Depreciation is a systematic allocation of depreciable amount over useful life of an asset. मुझे इस फार्मूले में चीजें ढूंढ के बताएं। वैसे तो आपने कभी ऐसी हरकत की नहीं होगी, मतलब कि अंग्रेजी को और न्यूमेरिकल चीज को मिलाना। डेप्रिसिएशन ये चीज है, इज अ सिस्टमैटिक एलोकेशन, ये किस चीज को बता रहा है कि आपने फार्मूला कौन सा लगाया है। मतलब स्ट्रेट लाइन है, कोई मेथड हो, कोई सिस्टम हो, कोई फार्मूले के बगैर आप ना करें। किसके फार्मूला किस पे लगाया है, ये बात आ गई। ओवर, ठीक होगी बात जी, एक साल की 45,000 एक साल में, और हर 10 सालों में 4,50,000, और फिर वो एसेट बेचकर 50,000 हमें वैसे मिल जाना है, तो हमारा खर्चा ओवरऑल हुआ ही 4 लाख। वो एक्सपेक्टेड होता है, एस्टिमेटेड होता है, सर्टन नहीं होता जी। यूजफुल लाइफ, क्योंकि जितने साल इस्तेमाल करोगे उतने साल पर अपने एक्सपेंस अपोर्शन कर दो, वो अपनी यूजफुल लाइफ पे करेगा। तो डेप्रिसिएशन क्या हुआ, डेप्रिसिएशन एज अ सिस्टमैटिक एलोकेशन, किसकी एलोकेशन कर रहे हो, डेप्रिशिएबल अमाउंट की। कैसे, ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। ये है डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन। डेप्रिसिएशन इज अ सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ, अब ये पेपर में आपकी डेफिनेशन आई हुई है एक दफा, अब आती है या नहीं, लेकिन यहां पर देख लें, यहां एक सादा सी डेफिनेशन लिखी हुई है, डेप्रिसिएशन इज अ सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल। कहता है अगर सादा अल्फाज में कहते हो तो डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस। अब आ रहा है मैचिंग कॉन्सेप्ट वाली साइड पे, कहता है जितना आपने बेनिफिट लिया ना उतने का खर्चा आप एक्सपेंस में लिख दो। दैट मैचेस कॉस्ट ऑफ एन करंट नॉन करंट एसेट दैट द बेनिफिट अर्न्ड फ्रॉम इट्स ओनरशिप। कहता है जितनी देर का इस्तेमाल कर लिया उतना फायदा मिल गया, उतना एक खर्चा 10 साल बेनिफिट लेना है, 1 साल हो गया है ना, तो 1 साल का खर्चा फिर एक्सपेंस में लिखा। अब ये देखें, ये दोनों विच स्टेटमेंट इज करेक्ट वाले सवाल है ये। वो कहेगा जी डेप्रिसिएशन की ना डेफिनेशन कौन सी ठीक है, एक ऊपर वाला लिख देगा, फिर लिखेगा डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस दैट मैच द कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट टू द बेनिफिट अर्न्ड फ्रॉम इट्स ओनरशिप, या जो उसने खरीदा। It is calculated that business recognize the full cost associated with non-current asset over the entire period that asset is used. कहता है इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, कहता full cost divided by useful. In effect, the cost of asset transferred to statement of financial, the cost of asset transferred to statement of comprehensive income over the life of the asset. इसमें ना वो लाजमी गलती करवा देगा आपसे, मैं भी गलती करवाऊंगा आपसे। दिक्कत, मैं 2 लाइनें लिखता हूं और कहता हूं कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट ट्रांसफर्ड टू स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, और दूसरा मैं लिखता हूं कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट या पीपीई
ट्रांसफर्ड टू स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या एसपीएन, एक ही बात है, ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। अब एक सादा दिमाग का बंदा जैसे ये सवाल पढ़ेगा, लिख देखेगा कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट, तो एसओएफ में जाता है। किस में जाता है? एसओएफ में। वो कहेगा जी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएगा। हालांकि ये डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन लिखी हुई है। वो कहता है जो उसकी कॉस्ट है ना, लाइफ पे डिवाइड करके एक्सपेंस में ट्रांसफर करते हैं, ये बात लिखी हुई है। और उसका जो नेट बच जाता है, रिमेनिंग बैलेंस बच जाता है, वो एसओएफ में लिखते हैं। अब इसके ऊपर मैं प्रीपेड वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करूं, आपने एक एसेट खरीदा, लेकिन उसका फायदा कब मिलना है? इस साल भी मिलना है, अगले 10 सालों में मिलना है। तो अगले 10 सालों में जो मिलेगा, जो इस साल मिलेगा, वो तो एक्सपेंस में चलो ट्रांसफर हो गया, जो अगले 10 सालों में है वो तो एसेट में होगा, क्योंकि पैसे पे हो गए हैं लेकिन अभी बेनिफिट नहीं मिले। वो जो अमाउंट आएगी ना, वो एलोकेशन ऑफ कॉस्ट होगी, वो कॉस्ट का एक हिस्सा होगा। आपने 4-5 लाख को 10 पे डिवाइड किया ना, जो 50,000 है वो कहां से आया? कॉस्ट का एक पार्ट आ गया। 10 पार्ट टोटल किए 50-50 हजार के, और हर पार्ट को हर साल कहां ट्रांसफर कर रहे हो? एसओसीआई में। आपने कहा कि जो माइनस करेंगे वो तो टोटल कॉस्ट में से जो जितना इस्तेमाल हो गया वो निकाल के बैलेंस जो बचेगा वो एसओएफपी में, और जो ट्रांसफर कर रहे होंगे हर साल वो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर। तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट पूरा पैराग्राफ है। वो कहता है दिस मे बी सेवरल इयर्स, कहता है ये कोई 1 साल नहीं हो सकता, 10 साल हो सकते हैं, 5 साल हो सकते हैं, सिर्फ 1 साल जरूरी नहीं है, और 10 साल भी जरूरी नहीं है, 5 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। वो डेप्रिसिएशन लेते वक्त करते हैं बस, इसमें अभी तो उसने डेप्शन की जो डेफिनेशन यहां पर लिखी है ना, उसने यहां पर अल्लाह के बंदा है क्या है, ये जो डेप्रिशिएबल अमाउंट लफ्ज लिखा है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू लिखा है। ये जो डेप्रिशिएबल अमाउंट है वो बेसिकली क्या है? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। 3 बातें इसमें याद रखनी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली बात, डेप्रिसिएशन क्या है? इज अ सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट ओवर यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। एक बात फिर, डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस that match the cost of non-current asset to the benefit earned. दूसरी definition, तीसरी, it is calculated that business recognize full cost of non-current asset over the entire period of asset is used. किधर? The cost of asset is transferred to the statement of comprehensive income over the life of the asset. कहते सारी cost life के ऊपर अपोर्शन करके भेज देता। ठीक होगी बात? अब वो बाकी आपकी किस्मत है कि वो अंग्रेजी आई क्या कि आपको समझ लग गई तो लग गई, नहीं इतना सी। अगली बात, डेप्रिशिएबल अमाउंट हम पढ़ चुके हैं जनाब कि कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, और रेजिडुअल वैल्यू भी क्या होता है? इट इज एस्टिमेटेड अमाउंट दैट एन एंट्री करंटली ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ एसेट। कैसे? जैसा कि आफ्टर डिडक्टिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, इफ द एसेट्स वर ऑलरेडी एज एंड इन द कंडीशन एक्सपेक्टेड एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल। ऐसे समझोगे जैसे वो बूढ़ा हो गया और अब ये खराब, जिन 4 साल इसके गुजर गया, तो अब कितने का बिकेगा? एस्टिमेशन। यूजफुल लाइफ की डेफिनेशन भी हम देख लेते हैं। द पीरियड ओवर विच एन एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी अवेलेबल फॉर यूज बाय एन एंटिटी। एन एंटिटी का मतलब एक बिजनेस के पास जितनी देर तक वो काबिल इस्तेमाल रहेगा, इस्तेमाल कर रहा है या नहीं, ये बात नहीं लिखी हुई। अवेलेबल मतलब उसके पास है। द नंबर ऑफ प्रोडक्शन या सिमिलर यूनिट्स एक्सपेक्टेड टू ऑब्टेन फ्रॉम द एसेट ऑफ, ये 2 डेफिनेशन होगी इसकी। आपको पता है यूजफुल लाइफ 2 बड़ी टर्म्स हैं। एक, मैंने कहा जी मैंने 10 साल एसेट इस्तेमाल करना है, उसकी लाइफ है 10 साल। मैंने कहा मैंने इससे ना 5 लाख यूनिट बनाने हैं, चाहे वो साल में बनाऊं 2 साल में बनाऊं। अब मेरे यानी वर्डिंग चेंज होगी, 10 साल इस्तेमाल करूंगा, लाइफ है उसकी, मैंने उसमें उससे 5 लाख यूनिट बनाने हैं हर हाल में, ये भी उसकी यूजफुल लाइफ है। अब फिर वो दोनों डेफिनेशन लिख देगा और कहेगा यूजफुल लाइफ की ना डेफिनेशन कौन सी ठीक है, और लगती है टाइम वाली, हालांकि दोनों ठीक होंगी।
फिर ये देख लें यूजफुल लाइफ के बारे में, द पीरियड ओवर विच एन एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी अवेलेबल फॉर यूज। दूसरा, द नंबर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब के 5 लाख यूनिट या सिमिलर यूनिट एक्सपेक्टेड टू ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एसेट बाय एन एक एंटिटी। सपोज दैट, चलो आपने 5 लाख यूनिट बना लिए, आपने अगले बंदे को बेचा, उसने 3 लाख बनाए, फिर वो प्लांट खत्म हो गया, तो उसकी इकोनॉमिक लाइफ कितनी होगी? 8 लाख यूनिट। और यूजफुल लाइफ क्या थी? हमारे लिए 5 लाख और अगले के लिए 3 लाख। गॉट इट? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? कहता है कि इज द डेप्रिसिएशन चार्ज टू डेट। टू डेट का मतलब पता, आज तक कितना डेप्रिशिएट हो गया है। मतलब आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले खरीदा था, तो 5 सालों की सारी डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेट। कहते हैं इज अ डेप्रिसिएशन चार्ज टू डेट कम्युलेटिव ऑन अ नॉन करंट एसेट, दिस इज अ काउंट्रा एसेट। लॉ जी, याद रखे काउंट्रा एसेट आपके ना 2 है। एक एक्यूमुलेटेड डेप्सिट का हेड पूछे ना कि ये एसेट है, ये लायबिलिटी है, तो आपने कहना है ये काउंट्रा एसेट है, एसेट का उलट। और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी काउंट्रा एसेट है, क्योंकि उनका अपना कोई घर, 5 हेड में से उनका कोई हेड नहीं है, वो काउंट्रा एसेट है। ओके होगी बात? इवन के सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न भी काउंट्रा एसेट होते हैं। मतलब वो क्योंकि सेल और परचेज रिटर्न काउंट्रा एंट्री होती है, एसेट तो नहीं कह सकते उन्हें, क्योंकि एक एक्सपेंस है और एक इनकम है। लेकिन ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन काउंटर एसेट। और डेप्रिसिएशन वो एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन काउंटर एसेट। कैरिंग अमाउंट इज आल्सो कॉल्ड नेट बुक वैल्यू या रिटर्न डाउन वैल्यू। कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसके 3 नाम उसने बता दिए, कैरिंग अमाउंट, नेट बुक वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू, मतलब डेप्रिसिएशन माइनस करके। इज एन अमाउंट विच एसेट इज प्रेजेंटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल, और ये डेप फार्मूला लिखा हुआ है, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ओके, चलिए जी, अब फिर सवालों पे चलते हैं। अंग्रेजी थोड़ी सी होगी, ज्यादा अंग्रेजी भी ना काम खराब ही ना करते, और वैसे भी अब आपको पता तो चलना नहीं, 10 भी बच जाएंगे ना तो आपको बाद में पता चलेगा। ठीक है, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। ना थकोगे, ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन जी, ओके। स्ट्रेट लाइन मेथड, नंबर 2 reducing balance method, नंबर 3 प्रोडक्शन या यूनिट्स मेथड, आउटपुट या प्रोडक्शन मेथड। इसको यूजेज भी बोला जाता है। नंबर 4 सम ऑफ डिजिट्स, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, आउटपुट या प्रोडक्शन या यूजेज मेथड, सम ऑफ डिजिट्स। ओके होगी बात? अब पहले फिर स्टार्ट करें स्ट्रेट लाइन मेथड को, कि स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड करते हैं। वो आपको वैसे ही आती है, लेकिन थोड़ा सा ऐसे समझ लें कि इसमें से जो सवाल आता है उसको डिस्कस करने में। स्ट्रेट लाइन मेथड का एक और नाम भी होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड के अगर हम अदर नेम्स की बात करें तो इसे ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड को ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। इसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड,
ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड का ये नाम है। ठीक होगी बात। अब अगर मैं स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन का फार्मूला लिखूं तो इसका फार्मूला बनता है डेप्रिसिएशन पर ईयर या फॉर द ईयर इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय, ये डेप्रिसिएशन फाइंड करने का फार्मूला है। आप कहोगे हमने तो इतने सवाल किए, ऐसा कोई फार्मूला अप्लाई ही नहीं किया। वो जो आपने अप्लाई किया है वो दूसरा इसका फार्मूला है। या डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। फिर आप बोलोगे कि हमने तो ये भी नहीं पढ़ा, हम तो डायरेक्ट जो कॉस्ट गिवन होती थी ना उस पर रेट अप्लाई करते हैं, क्योंकि आपके सवाल के अंदर रेजिडुअल वैल्यू गिवन नहीं होती थी। अगर आपके सवाल के अंदर रेजिडुअल वैल्यू गिवन होती तो आप क्या करते, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट। लेकिन एक ऐसा तरीका भी है कि डायरेक्ट कॉस्ट पर भी रेट अप्लाई हो जाता है, वो आगे पढ़ेंगे हम। अगर पहले सवाल कर लेते हैं एक दो, फिर आगे चलते हैं। ये लिख लिया यहां तक। एक सवाल ऐसे लिख लेते हैं छोटा सा। अगर एक एसेट हमने खरीदा है उसकी जिसकी कॉस्ट है 8 लाख और उसकी रेजिडुअल वैल्यू है 150,000, उसकी यूजफुल लाइफ है 10 इयर्स कर लेते हैं। एक उसने हमें सवाल देगा, एक एसेट आपने खरीदा है 8 लाख का, अगर उसके ऊपर इंस्टॉल करने का खर्चा 2 लाख आ जाता तो क्या उसकी कॉस्ट फिर भी 8 लाख होती? फिर उसकी 10 लाख हो जाती। कॉस्ट फाइंड करते वक्त जो जो चीजें ऐड होनी होती हैं वो ऐड करते हैं। रेजिडुअल वैल्यू 150,000, यूजफुल लाइफ 10 ईयर। वो कहते हैं आप ऐसा करो, मुझे फाइंड करके दो, फाइंड depreciation for 3 years, also find net book value for 3 years। पेपर में आपसे किसी एक साल का पूछेगा, मैं 3 साल की वर्किंग करवा रहा हूं, वो पहले साल का पूछ सकता है, दूसरे साल का या तीसरे साल। कॉस्ट है 8 लाख, बुक वैल्यू है 150,000 और लाइफ है 10 साल। डेप्रिसिएशन आपने फाइंड करनी है 3 सालों की, पहले साल की, दूसरे और तीसरे साल की, और 3 सालों के ही नेट बुक वैल्यू फाइंड करनी। सवाल लिख लिया। तो मैं जब सब पहले साल की डेप्रिसिएशन फाइंड करूंगा, डेप्रिसिएशन ईयर 1, क्या फार्मूला बनता है? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। तो हमारे पास कॉस्ट कितनी है? 8 लाख माइनस 150,000 डिवाइडेड बाय 10, कितना आंसर आ जाएगा? 65,000। अगर मैं दूसरे साल की डेप्रिसिएशन फाइंड करना चाहूं, सेम फार्मूला, कोई चेंजिंग नहीं, 65,000। इसलिए तो इसे फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड कहते हैं। तीसरे साल अगर मैंने डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है तो वो भी सेम फार्मूला 65,000 हर साल। अभी तो हम ईयर 1 की डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं। हाँ, तो ईयर 1 की निकाल, हम 3 सालों की निकाली थी ना डेप्रिसिएशन, तो हमने तीनों की फाइंड की, क्योंकि ये हर साल एक जैसी डेप्रिसिएशन आती है इसकी। तो ईयर 1 में भी वही आएगी, ईयर 2 में भी वही आएगी, ईयर 3 में। स्ट्रेट लाइन, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक होगी बात।
इसकी बुक वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, उसका फार्मूला याद है? कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अगर आपने नोट कर लिया तो फिर नेट बुक वैल्यू की तरफ चलते हैं। नेट बुक वैल्यू या अकेला बुक वैल्यू भी कह सकते हो। क्या फार्मूला है? कॉस्ट माइनस, ये तो आपकी प्रैक्टिस है, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में यही तो लिखते हैं। पहला साल कॉस्ट कितनी है टोटल? 8 लाख, माइनस 1 साल के बाद कितनी थी टोटल डेप्रिसिएशन? पहले साल में तो 1 साल की होगी, पहले साल के बाद कितनी डेप्रिसिएशन होगी? 1 साल की, तो माइनस 65,000। काबिले गौर बात, बुक वैल्यू फाइंड करते वक्त तो खुदा का नाम माना रेजिडुअल वैल्यू माइनस ना करना। बुक वैल्यू फाइंड करते वक्त फार्मूला क्या है? कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डेप्रिशिएबल अमाउंट का फार्मूला है। वो आपको धोखा देगा, वो लिख देगा जी बुक वैल्यू बराबर है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, वो भी फार्मूला तो है किसी ना किसी का। कितना आ गया? 730। दूसरे साल पर जरा इंटरेस्टिंग चीज देखना, कॉस्ट कैन नेवर बी चेंज, माइनस 130,000। ये क्या किया? अगले साल की डेप्रिसिएशन का एक्यूमुलेट कर ली, अगले साल पहुंचा और 65 डेप्रिसिएशन आई। पहले भी कोई आ चुकी है, मैं दूसरे साल पे खड़ा हूं, तो मतलब पहले साल की भी डेप्रिसिएशन है तो दोनों को प्लस कर दूं, एक्यूमुलेट कर दूंगा, तो कितना आएगा? 6। दो तरीके होते हैं इसके। पिछले साल की नेट बुक वैल्यू से इस साल की डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो भी जवाब वही आएगा। कॉस्ट में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर दो या बुक वैल्यू में से करंट ईयर की डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, आंसर सेम आता है। मैथ वाले बच्चे तो समझ गए होंगे, क्योंकि पहले एक चीज माइनस हो चुकी है, बस एक ही माइनस करनी है। लेकिन अगर टोटल से माइनस करनी है फिर दो। लेकिन ये ओरिजिनल फार्मूला कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये आपको किसी जगह फार्मूला नहीं मिलेगा, बुक वैल्यू माइनस करंट ईयर डेप्रिसिएशन। तीसरे साल पर क्या करेंगे अली? कॉस्ट वही रहेगी, माइनस 130 हो चुकी है, तीसरे साल में 65 डेप्रिसिएशन आ गई, और ये बिल्कुल वही है, एक्सपेंस में भी लिखेंगे और एसेट में से भी माइनस करेंगे, तो अब क्या होगा? 165, 195, 130 में 65 और ऐड कर दिया, कितना आ गया? 605। तो ये पहले साल की बुक वैल्यू, ये दूसरे साल की बुक वैल्यू, ये तीसरे साल की बुक वैल्यू। पहले साल की डेप्रिसिएशन कितनी है? 65,000। दूसरे साल की कितनी है? मुझे पता था, दूसरे साल की भी 65 है, तीसरे साल की भी डेप्रिसिएशन 65 है, लेकिन अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहले साल की 65, दूसरे साल की। पेपर में ये भी देखा करो उसने क्या पूछा है, आपको क्या आता है ये अपने पास रखो, पेपर में उसने क्या पूछा है वो बताओ, ठीक है? तो पहले साल की डेप्रिसिएशन 65 और दूसरे साल की 65, तीसरे साल की अक्यूमुलेटेड, पहले में 65, फिर 130, फिर 195। ओके होगी बात? चल, इसमें ना टाइम भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है वो, क्योंकि आपने फाइनल अकाउंट के सवाल किए हैं, उसमें भी अभी एक सवाल मैं लिखता हूं। ये क्वेश्चन लिखिएगा जरा। An asset purchased for rupees 600,000 with a residual value rupees 40,000 at 1/7/2022.
rate of depreciation is 10% straight line method. Rate of depreciation 10% straight line method. Find depreciation and net book value for the year ended 31st December 22, 31st December 23, 31st December 24. ये सवाल है हमारा। इसमें ये जो दिसंबर शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है? हमारा रिपोर्टिंग पीरियड, हमने कितने टाइम तक अपने अकाउंट्स बनाने हैं। एक एसेट 1 जुलाई 2022 को खरीदा है 6 लाख का, उसकी रेजिडुअल वैल्यू थी 40,000। हमने फाइंड करना है डेप्रिसिएशन भी और बुक वैल्यू भी। कब कब? याद रखें, जब ईयर एंड होता है ना, तो हर साल उस तक क्लोज करने अकाउंट्स, फिर अगले साल जाना, इस तरह से चलना होता है। तो पहले डेप्रिसिएशन फाइंड कर लें। डेप्रिसिएशन पहले साल की, पहला साल हमारा क्या है? दिसंबर 22। लो मेरे भाई 6 लाख माइनस 40,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय 6/12। ये बात समझ लगी? क्यों 6/12 किया? क्योंकि 2022 के अंदर आपने ये एसेट आपके पास अवेलेबल ही कब हुआ? 1 जुलाई को, और हमारा ईयर एंड हो गया था दिसंबर के अंदर कंप्लीट। तो याद रखने हैं ईयर एंड तक अगर कोई आपने ड्यूरिंग द ईयर खरीदा है तो पहले ईयर एंड तक महीने काउंट कर। कितनी डिडक्शन आ गई? 48 28,000। ये ज्यादा लिखा। कितना? 28 नहीं आ रहा। 6 लाख में से 40,000 माइनस किए 28 ही आ रहा है। अगले साल डेप्रिसिएशन दिसंबर 2023। अल्लाह के बंदो, स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर फार्मूला चेंज नहीं होता। मल्टीप्लाइड बाय 10% इज इक्वल टू 56,000। बस इसमें क्यों नहीं टाइम फैक्टर लगाया? हाँ, ये पिछले साल ही खरीद लिया था। याद रखें डेप्रिसिएशन अब लेते कैसे? अगर आपने पिछले सालों में कोई एसेट खरीदा हुआ हो तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन, अगर इस साल खरीदा है तो चेक कर लो इस साल कितने महीने बनते हैं। पुराना एसेट पड़ा है वो पूरे साल आपके पास है, नया एसेट खरीदा है तो डेट लाजमी कंसीडर कर। ठीक होगी बात? तीसरे साल की डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 24, 6 लाख माइनस 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% इज इक्वल टू 50। अगले साल भी पूरे साल की डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये एसेट हमारा ऑलरेडी खरीदा हुआ है। इसको वैसे अकाउंटिंग की टर्म्स में क्या बोलते हैं जो पहले का खरीदा हुआ? ब्रॉ डाउन। क्या बोलते हैं? क्योंकि वो पिछले साल से आगे कैरी हो रहा है। करें बुक वैल्यू फाइंड। चलें जी, आ जाओ जरा बुक वैल्यू पे। दिसंबर 2022 से शुरू हुआ है ना, आपके पास बुक वैल्यू आएगी। क्या फार्मूला बुक वैल्यू का? कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। लो जी, दिसंबर 2022 कॉस्ट कितनी है? 6 लाख। यहां डेप्रिशिएबल अमाउंट नहीं लिखनी, माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? दिसंबर 2022 28। तो तब तो यही हुई थी ना। कितनी आकी बुक वैल्यू? कितना? 572 था।
फिर दिसंबर 2023 को कितनी है बुक वैल्यू? 6 लाख माइनस 28,000 तो पिछली और 56 इस साल की, अक्यूमुलेट कर दो 84,000 516 दिसंबर 2024, हाँ जी 6 लाख माइनस अक्यूमुलेट करो 84 में मजीद 56 ऐड कर दो तो 140,000 तो ये जो बुक वैल्यू आ रही है ये हमारा कहां पर जाएगी? अमाउंट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के, ठीक है। आपके पास 2022 की बुक वैल्यू क्या है, 2023 में क्या है और 2024 में, गॉट इट? बुक वैल्यू हो जाएगी फाइंड। चले आगे चलते हैं। फिर अब क्या आप डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट क्या है? हमेशा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को डेप्रिशिएट किया जाता है। किसको? अब क्या सारी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का एक जैसा रेट और मेथड होगा या चेंज हो सकते हैं? आपने पढ़ा हुआ कि जी व्हीकल पे स्ट्रेट लाइन है, फर्नीचर पे रिड्यूसिंग बैलेंस। फिर लेकिन ये है कि सारी टाइप ऑफ फर्नीचर पर एक ही मेथड, एक ही रेट होगा। मतलब आपके पास सपोज है टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, ड्रॉज हैं, काफी टाइप ऑफ फर्नीचर आपके पास एसेट इस्तेमाल होता है, लेकिन उसके ऊपर आप मेथड चेंज इस्तेमाल, सारी मशीनें सेम मेथड सेम रेट, सारे व्हीकल सेम मेथड सेम रेट, डिफरेंट अगर एक व्हीकल है एक मशीन है उन पर मेथड और रेट डिफरेंट हो सकता है। चलो जी एक सवाल करते हैं थोड़ा सा अच्छा, और ये तकरीबन अगर ये थोड़ी बहुत आपको समझ लग गई तो मेरे ख्याल में काफी इंप्रूवमेंट होगी। चले जी हमारे पास, क्योंकि इसके टोटल हमने 4 मेथड पढ़े हैं, एक मेथड आज कोशिश करते हैं कि खत्म हो जाए। एक मेथड अगर पूरी तरह हो गया तो अगले मेथड समझना आसान हो गया, क्योंकि उसमें बुक वैल्यू और डेप्रिसिएशन तो वही होगी। नहीं कुछ भी, वो डिपेंड करता है आपका एसेट की क्या पैटर्न क्या है। तो उसमें रेजिडुअल वैल्यू भी है, तो फिर वो अल्लाह के बंदो अगर रेजिडुअल वैल्यू नहीं होगी तो तब उसकी जगह 0 हो जाएगा, तो फिर कॉस्ट ही बचेगी। देखिए ना फार्मूला हुआ कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। अगर रेजिडुअल वैल्यू है ही नहीं तो फिर क्या बच गया बाकी? कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट। बात समझ लगी? तो देखो ना मैं कहता हूं 6 लाख एसेट खरीदा है और सवाल के अंदर उसकी रेजिडुअल वैल्यू है ही नहीं, तो रेजिडुअल वैल्यू की जगह क्या लिखोगे? 0। तो 6 लाख माइनस 0, 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई से फिर आएगा 30,000। ये फार्मूला है। रेजिडुअल वैल्यू नहीं गिवन होगी फिर तो इसकी जगह लिखेंगे कुछ नहीं। अच्छा बट की बात को इतना गैर संजीदा ना लो। आई कैप की बुक के अंदर रेजिडुअल वैल्यू है भी सही और फिर भी उसने कॉस्ट के ऊपर रेट अप्लाई किया हुआ है। वो सवाल अभी हमने करना है, ठीक है? नहीं स्ट्रेट लाइन मेथड है, सारा कुछ ओके है। वो भी वही है ना कि अगर मैंने अभी ये बता दिया तो अगले वाले आधे घंटे में हम क्या पढ़ेंगे? सीक्वेंस को मेंटेन रखें। चलें जी अगला सवाल लिखें। अगला सवाल है जनाब, a plant purchased at
1/4/2021 rupees 400,000 with residual value rupees 40,000। अच्छा, अगर सवाल के अंदर रेजिडुअल वैल्यू ना हो तो जीरो कंसीडर होती है। एन अदर प्लांट परचेज्ड एट 1/10/2021 rupees 600,000 with residual value rupees 60,000। Another plant purchased at 1/7/2023 rupees 800,000 with the residual value rupees 80,000। Rate of depreciation 10% स्ट्रेट लाइन मेथड। अच्छा, पेपर में जरूरी 10% आएगा, तो मैं 10% इसलिए लेता हूं, वो कैलकुलेशन जल्दी हो जाती है, 1 0 काम कर दिया जाता है, अदरवाइज कोई भी रेट आ सकता है। ईयर एंड ऑफ द कंपनी या रिपोर्टिंग डेट is 31st December each year। हर साल कब होता है 31st दिसंबर। फाइंड डेप्रिसिएशन एंड बुक वैल्यू फॉर 2021, 2024, 2023, 2024। 4 सालों की डेप्रिसिएशन, 4 सालों की बीवी बुक वैल्यू, ठीक है जी। क्या 2024, ये 2022 है। कॉमन सेंस इज अ सेंस विच इज कॉमन। हाँ जी, 4 सालों का हमने काम करना है, ठीक है, आपने करना है। चलो ये सवाल मैं करवा देता हूं, क्योंकि वो ना हो कि आपकी बैटरी लो हो जाए एक ही सवाल के ऊपर। पहले लिख लो जी मेरे भाई। नहीं नहीं, एक एसेट के लिए इकट्ठा ही। एक एसेट की 4 सालों। हाँ, एक ही एसेट है हमारे पास, खरीदा, एक पहले प्लांट खरीदा, एक दूसरा प्लांट खरीदा, 3 प्लांट हमारे पास पड़े हुए हैं इस टाइम, सारे डेप्रिशिएट होंगे, लेकिन उनकी कॉस्ट और बुक वैल्यू और डेप्रिशिएट इकट्ठी होती है। हाँ, एक एसेट और है व्हीकल, फर्नीचर, वो अलग अलग, लेकिन एक ही 4 व्हीकल है, कॉस्ट भी इकट्ठी, डेप्रिशिएट भी इकट्ठी और बुक वैल्यू भी इकट्ठी। सवाल कंप्लीट हो गया या अभी को लिख रहा है? चले, डेप्रिसिएशन फाइंड कैसे करते हैं? जितने एसेट्स आपके पास मौजूद है ना, मैं आपको ऑडिटर बनाता हूं। आप एक बिजनेस में गए और वहां पर प्लांट की डेप्रिसिएशन फाइंड करने गए। सबसे पहले आपने देखने हैं कि कितने प्लांट पड़े हुए हैं। सपोज 10 हैं, 12 हैं, आपने उनके बारे में एक ही बात पूछनी है, इस साल कौन से खरीदे हुए हैं और पुराने कौन से हैं। जो पुराने होंगे उन पर पूरे साल की डेप्रिसिएशन ले लेना, और जो इस साल खरीदे होंगे उनकी डेट पूछ लेना। कोई 2 महीने पहले खरीदा होगा, कोई 4 महीने पहले खरीदा होगा, तो जितनी देर आपने इस्तेमाल किया उतनी, क्योंकि पुराना एसेट तो साल के शुरू में आ रहा है ना, वो साल भर इस्तेमाल करिए। अच्छा, इस्तेमाल करना जरूरी है या अवेलेबल फॉर यूज होना जरूरी है? अवेलेबल फॉर यूज, इस्तेमाल करो या ना करो कोई चक्कर नहीं, अवेलेबल है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, तो डेप्रिसिएट होना है। चले जी, करें बिस्मिल्लाह। 2021 से शुरू करते हैं। मैं दोनों काम साथ साथ करवाऊंगा, सवाल अपना सामने रखना, क्योंकि मैं स्क्रीन आगे लेकर जा रहा हूं। क्वेश्चन आपने लिख लिया ना सामने सारे। सबसे पहले मैं वर्किंग करवाने लगा हूं डेप्रिसिएशन
2021 एक ऐसा गोल्डन तरीका बताने जा रहा हूं जो आपने सारी जिंदगी इस्तेमाल करना है। किसी भी साल के लिए अगर आपने डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है ना, सबसे पहले पूछो ब्रॉड ऑन और फिर पूछो उस साल का एडिशन। ओके, और एक तीसरी बात भी पूछनी है, कोई बेच तो नहीं दिया और वो हमारे सिलेबस में नहीं। तीन बातें, पहली बात पुराने एसेट कितने हैं, दूसरी बात इस साल कितने खरीदे हैं, तीसरी बात कि हो सकता है आपने 6 महीने इस्तेमाल करके बेच दिया वो भी नजर ना आ रहा हो। वो जो 6 महीने हमने इस्तेमाल किया है तो डेप्रिसिएशन भी हम लेंगे। जब डेप्रिसिएशन हम लेना है, हम लेंगे, ये हमारे लिए फायदेमंद है कि नुकसानदेह है? फायदेमंद है, क्योंकि उसने एक्सपेंस में जाना है और एक्सपेंस ने हमारे प्रॉफिट को कम करना है और टैक्स कम लगना है। हालांकि हम कोई पैसे थोड़ी दे रहे डेप्रिसिएशन के नाम से, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में तो जा रहा है लेकिन हमारे पैसे तो नहीं जा रहे। पैसे तो एक ही दफा जा चुके हैं जब अक्कर हुए थे, अब सिर्फ एक्सपेंस लिख रहे हैं जी। क्या आपके पास सवाल अपना देखें, क्या 2021 से पहले कोई आपके पास खरीदे हुए एसेट हैं? मतलब 2021 से पहले कोई एसेट खरीदे हुए हैं? सवाल के तो नहीं, तो ये लाइन छोड़ दो। क्या एडिशन है 2021 में? एडिशन है तो एडिशन की डेट बताएं। एक है 1/4/21 और एक है 1/10/21। गॉट इट? करो इसको डेप्रिशिएट। जो पहले 1/4 को खरीदा उसकी कॉस्ट कितनी है? 4 लाख माइनस 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 9/12। ये बात समझ लगी? क्योंकि 2021 में ये वाला एसेट हमारा 9 महीने इस्तेमाल हुआ है। कितना? फिर दूसरा एसेट कितने का खरीदा था? 6 लाख माइनस 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 3/12। गॉट इट? कितना? 600,000 minus 60,000 multiplied by 10% multiplied by 3/12 कितना? 13500। 2021 में कुछ और हुआ? कुछ नहीं, तो हमारा काम पूरा हो गया। ये आपकी डेप्रिसिएशन आ गई 2021 की। आपसे सवाल ये पूछा जाएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बताओ 2021 का, इसको प्लस करके बता देना 4050। आपसे कोई पूछे कि डेप्रिसिएशन कितनी आई थी 2021 की? 405। तो आप 2021 में बता सकते हो बीवी कितनी है? क्या फार्मूला है बीवी का? कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट कितनी है? 4 लाख है या 10 लाख है? 10 लाख। क्या इसमें से 1 लाख माइनस करते हैं रेजिडुअल वैल्यू? बुक वैल्यू फाइंड करनी है? नहीं, बुक वैल्यू फाइंड करते वक्त किसी ने भी बीवी के साथ छेड़खानी नहीं करनी, सिर्फ कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड। अगर आपने रेजिडुअल वैल्यू माइनस की तो फिर काम खराब होगा। -4050। ये आपकी 2021 की बीवी आ गई 9595। अब चले 2022 पे। क्या क्या फाइंड करना है आपने 2022 में? एक डेप्रिसिएशन और एक 2022 की बीवी। चलो 2022 की बीवी ना काले रंग में कर लेते हैं जी। 2 स्टेप है डेप्रिसिएशन के, 2 स्टेप, एक ब्रॉड ऑन और एक एडिशन। हमारे सिलेबस में 2 स्टेप, फर्दर 3। पहला, क्या आपके पास ब्रॉड ऑन है? मतलब आप 2022 पे खड़े हो, क्या इससे पहले कोई एसेट हैं? पुराने एसेट हैं। कितने? 10 लाख। टोटल तो 10 लाख है ना। कॉस्ट बतानी है, बुक वैल्यू नहीं, क्या बतानी है? कॉस्ट 10 लाख। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू 1 लाख
क्योंकि दोनों की प्लस करके मल्टीप्लाइड बाय 10%, और इसके साथ टाइम फैक्टर मल्टीप्लाई नहीं होता। मतलब क्यों? पूरे साल क्योंकि पूरे साल, क्योंकि शुरू से आ रहे हैं और एक साल से ज्यादा तो डेप्शन फाइंड ही नहीं करते। हर साल हर डेप्शन अलग अलग फाइंड करते हैं, हर 12 महीनों के अलग। कितना? 90,000। मुझे बताएं, एडिशन है 2022 में एडिशन है? चलो ये तो आपको डेप्शन तो फाइंड करनी आती है, मुश्किल क्या है? बीवी फाइंड करना। क्या फार्मूला है बीवी का? कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड। कॉस्ट कितनी है भला? कॉस्ट तो कभी चेंज ही नहीं होती, माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? पहले थी 40,500, इस साल आ गई 90,000, तो टोटल कर लो। 40,500 पिछले साल की डेप्रिसिएशन, 90,000 इस साल की, तो अक्यूमुलेट कर लो। 1,30,500, तो कितनी बुक वैल्यू आ गई? 869500। 869500। बात समझ लगी है यहां तक? तो मुझे 2023 और 24 की बुक वैल्यू और डेप्शन फाइंड करके दो जल्दी से। सवाल तो आपके पास है ना? 2023 और 2024 की जल्दी से डेप्रिसिएशन भी फाइंड करें और बुक वैल्यू भी फाइंड। इसी कॉन्सेप्ट को अब सारी जिंदगी आजाद हो, डेप्शन फाइंड करना कोई मसला ही नहीं रहा। खजाने हो गई? हो रही है सर। हो रही है, तो जल्दी करो। हाँ? वो तो 7:15 बजे होता है। घंटे में तो आप बहुत आगे पहुंच जाएंगे, वो टेंशन। सवाल ना पढ़ें, जवाब करें। ब्रॉड और एडिशन, फिर ब्रॉड और एडिशन को हल करना शुरू कर दो। मैंने सवाल चेक करना है, ऐसे बैठे रहे ना तो काम खराब हो जाना। बुक वैल्यू के लिए हम स्क्रैप वैल्यू माइनस करते हैं। क्या? बुक वैल्यू के नाम स्क्रैप वैल्यू माइनस कर रहे हैं। मतलब बुक वैल्यू के लिए स्क्रैप वैल्यू इसलिए माइनस नहीं करते क्योंकि स्क्रैप वैल्यू तो अभी हमें मिलनी होती है, वो कौन सी मिल जाती है। डेप्रिसिएशन इसलिए माइनस कर देते हैं कि वो यूज कर चुके हैं। बुक वैल्यू तो जो स्क्रैप वैल्यू है ना, वो स्टिल, वो तो लाइफ के एंड पे जाकर मिलेगी, तो उसको भी क्यों माइनस करें? वो तो उसकी कॉस्ट का हिस्सा है। माइनस कर वो इसलिए डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे हैं क्योंकि जितना टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो टाइम गुजर रहा है, वो डेप्रिशिएट हो रहा है। 2 साल गुजर गए, 2 साल की डेप्रिसिएशन माइनस कर दी। 3 साल गुजर गए, 3 सालों की डेप्रिसिएशन माइनस कर दी। जी क्या? ये तो यही तो सवाल है, आप करो तो सही एक दफा। यही तो सवाल है मजे का कि आपको कितनी समझ लगी है। जिन्हें का मैं ही करवाई जाऊं।
नोट डाउन और एडिशन के दोनों ऐड करके टोटल फिर तो आप अपनी मर्जी करें। पेपर में कौन सा आपने मेरी सुननी? अभी जो दिल करता है कर, तो फिर डिस्कस करें। हो गया? हाँ जी, बताएं डेप्रिसिएशन कितनी है ये 2023 की अमाउंट डेप्रिसिएशन की? 154,435 और बुक वैल्यू प्लस करके बताओ ना, टोटल बताओ, साल की डेप्रिसिएशन बताते होते हैं। हाँ, 126,000 डेप्रिसिएशन आ गई 2023 की, और बुक वैल्यू कितनी आ गई? 2024 की डेप्रिसिएशन कितनी है? किधर पहुंचा रहता है? सब खैरियत है? हैं? कोई बात नहीं, वैसे तबीयत ठीक है, फैमिली में कोई इशू या तेरे साथ कोई चक्कर चुक्कर है? सही, तेरे वो नहीं है तेरा पैशन, क्या मसला है? मसला है तो बता, कि जो आपको पढ़ाई नहीं करने दे पा, तू नहीं पढ़ रहा वैसा जैसे तू पढ़ता है, तो ऐसा कोई इशू है तो शेयर कर, हो सकता है उसका कोई हल हो हमारे पास। ठीक है, परेशान ना हो, पढ़ाई का फोकस के साथ सारा मसाइल हल हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास ना एक ही हर मसले का एक हल है, पेपर पास करना। हमारे पेपर पास हो ना तो मसाइल हल होते रहते हैं, पेपर फेल हो जाए ना तो मसले जो ना भी हो मसले बढ़ जाते हैं। तो फोकस वाली स्टडी करो, अपना फोकस डिस्टर्ब ना करो। काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो चुके हो आप, पता नहीं क्यों, क्या वजह अल्लाह जानता है, लेकिन है मसला, उसको ना इम्प्रूव, अपना फोकस बढ़ाओ। तो परेशानी हो रही है तो पेरेंट्स से शेयर करो, मुझसे शेयर करो, थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ। ठीक है, ये छोटा मोटा अगर कोई इशू है भी सही ना, सारे रिजॉल्व हो जाते हैं, वक्त के साथ साथ सारे खत्म हो जाते हैं। फोकस वाली स्टडी करो। आ सकती है। हो गया, मिक्स हो गया, ओके। अब मैं उस मिक्स कर को सही करूं। इधर आओ वापस, इधर आ जाओ वापस, आ जाओ वापस। मैंने आपको एक ही बात बताई और सिखाई कि जब भी डेप्रिसिएशन फाइंड करो ना, उसके दो स्टेप है फिलहाल। पहले देखो ब्रॉड और फिर देखो एडिशन, जिस साल में खड़े हो। अभी आप किस साल पे हो? 2023। ब्रॉड मतलब आज से पहले कौन से एसेट खरीदे हुए थे? वो दो ही हैं, वो 10 लाख के, जो एक 6 लाख का खरीदा था और एक 4 लाख का खरीदा, ऐसा ही है। अपने ब्रॉड ऑन देख लो कितने हैं, वो है जनाब 10 लाख। इसमें कोई मसला? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, अगर है तो माइनस कर दो, नहीं है तो ना करो। मल्टीप्लाइड बाय क्या रेट है? 10%। और इसके ऊपर टाइम फैक्टर नहीं लगता, इसके ऊपर टाइम फैक्टर नहीं लगता। तो कितनी अमाउंट आ गई? 90। क्या 2023 में एडिशन है? कितना एडिशन है? 8 लाख माइनस 80,000 मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि इसमें तो 6 महीने तक रहा, ये कितना आ गया? 36,000। 120, ये हमारे पास डेप्रिसिएशन। कोई गड़बड़, सिंपल। आज से पहले वाले ऐसे, चाहे आज से 4 साल पहले खरीदे हैं या 5 साल खरीदे, आपके पास मौजूद है डेप्रिसिएट होंगे, और उस साल का एडिशन। बस पिछले साल एडिशन क्यों नहीं लिया था ही नहीं, ब्रॉडर तो था। 2024 में चले, अब ज़ाहिर सी बात है इसकी बुक वैल्यू चाहिए आपको। रिजवान को और कुछ याद हो ना हो। कॉस्ट हमारे पास अब है 18 लाख।
कॉस्ट का मतलब सारे एसेट्स की कॉस्ट जो आपके पास मौजूद है माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्शन, पिछली दोनों और प्लस ये तीसरी, या पिछली दोनों को प्लस करके पड़ा हुआ है ना, तो उसमें 1,26,000 और ऐड कर दें। अक्यूमुलेट का लफ्जी मतलब ही यही है, इकट्ठे करते जाओ। पहली 40,500 थी, प्लस दूसरी 90,000 थी, प्लस तीसरी 126,000, या ऐसा करो जो पिछली को प्लस करके रखा हुआ था ना उसी में 126। मेन अक्यूमुलेट करना है सारी डेप्शन को, 2 दफा ना कर देना। अक्यूमुलेट कितना अक्यूमुलेट करके आया 256,500, ये हमारे पास बुक वैल्यू है। आप बताओ कहां पर गलती आ रही है, मैं दोबारा बता देता हूं। 2021 की अर्निंग देखिए वापस इसके 2 तरीके हैं, ये देख लो इधर, या तो इस दोनों को प्लस करो और 126 ऐड कर दो, या इन दोनों को प्लस करके पहले ये लिखा तो हुआ है इसमें 126 ऐड कर दो। ये जो 130,500 है ये पिछले दोनों की प्लस करके पड़ा हुआ है ना, इसमें मजीद 126 ऐड कर दो। या ऐसा करो कि इसको जब भी फाइंड करो सब डेप्शन फाइंड प्लस कर, अक्यूमुलेट करना है। हाँ जी, तो कितनी बुक वैल्यू आ गई 1543 अब आ गया 2024 भी आ गया। अब हमारा ब्रॉडवेड 18 लाख है, क्योंकि आपने 2024 से पहले जो ऐसे खरीदे हुए 4 वाला 6 वाला 8 वाला 18 लाख माइनस उसकी जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वो भी टोटल सबकी, अगर नहीं है तो ना सही, अगर है तो रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 10। देखिए 2024 में हम खड़े हैं, 2021 में 2 एसेट खरीदे थे, 4 वाला 6 और 2023 में 8 लाख वाला। और अगर आपने यहां से देख रहे हैं 10 लाख ब्रॉडन था, 8 लाख 2023 में आया, 2024 से पहले कितने हो गए एसेट हमारे 18 लाख। गॉट इट? ये ना ओपन किया करें, चीजें नहीं समझ लगी पूछे। यहां तक ओके है? डेप्थ कितनी आ गई 162,000। क्या इसमें एडिशन है 2024 का एडिशन? ठीक होगी बात। अब बुक वैल्यू हम कैसे फाइंड करें भला? बुक वैल्यू का फार्मूला है कॉस्ट है 18 लाख माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इन दोनों को प्लस कर लो या चारों को अलग अलग करके प्लस कर लो, आपकी अपनी मर्जी है। ये जो 256,500 है ये तीनों का मजमूआ ही है ना, और इसमें मजीद चौथे साल की भी ऐड कर दो, अक्यूमुलेट होगी कितनी 4,18,000 बुक वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ गई 1381। अब आपसे सवाल कैसे पूछा जाएगा जी 2024 में नॉन करंट एसेट में कितनी अमाउंट जाएगी 1381500 कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्शन। जी 2024 में डेप्शन कितनी एक्सपेंस में वो 162, क्योंकि अक्यूमुलेटेड एक्सपेंस नहीं होता, वो तो काउंटर एसेट होता है, उसने तो एसेट में से माइनस होता। कुछ बात समझ लगी? जब भी डेप्रिसिएशन ले क्या तरीकाकार है ब्रॉड ऑन और एडिशन। ब्रॉड ऑन कौन से होंगे जिस साल पर खड़े हो उस साल से पहले सारे खरीदे हुए एसेट माइनस रेजिडुअल वैल्यू अगर है तो रेट लगा दो। ठीक होगी बात? ये आपको चीज आती है बस दिल की तसल्ली के लिए। जर्नल एंट्रीज, जब भी कोई एसेट खरीदो किसी भी एसेट के खरीदने की एंट्री क्या पास करते हो, वो एसेट परचेज नहीं, परचेज इन्वेंट्री के केस में वो एसेट डेबिट कैश या अकाउंट पेएबल क्रेडिट, एसेट डेबिट कैश या ट्रेड पेएबल नहीं आता, यहां अकाउंट पेएबल आता। जब भी एसेट बेचो क्या एंट्री पास करेंगे? सिलेबस ही नहीं है, सिलेबस में नहीं।
जब भी एसेट बेचेंगे क्या एंट्री पास करेंगे? सिलेबस में नहीं है। फिर डेप्रिसिएशन की एंट्री जो कि हर साल पास होनी है। अच्छा, हमने 12 महीने एसेट इस्तेमाल ही नहीं किया, पड़ा है इस्तेमाल ही नहीं किया, डेप्रिसिएशन आएगी? आएगी, क्योंकि वो अवेलेबल तो है ना। तो डेप्रिसिएशन एक दफा आना शुरू हो जाए ना, तो जब तक उस एसेट का सर ना ले जाए आती रहेगी। मतलब जब वो खत्म हो जाएगा, जीरो रह जाएगी उसकी वैल्यू, तब डेप्रिसिएशन खत्म। या एसेट बेच दो तब डेप्रिसिएशन खत्म होती है, वरना डेप्रिसिएशन आती रहेगी। हैं एक्सपर्ट, जैसे सपोज दैट आप एक बाइक के मैकेनिक हो, तो आपको बाइक देखकर ये पता चल जाएगा कि ये कितनी चल सकती है, आप एक्सपर्ट है। वो अप एंड डाउन हो सकता है। जैसे आपने गाड़ी खरीदी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद, तो गाड़ी तो आ गई बट अकल नहीं आई। मतलब आपने गाड़ी ली, एक मैकेनिक ने कहा कि जी इसकी लाइफ ना 5 साल है, 2 साल बाद मैकेनिक की सर पकड़ के बैठ गया कि जिसकी लाइफ मैंने 5 साल बताई थी, भाई साहब ने गाड़ी का हाल क्या कर दिया। तो वो लाइफ चेंज हो जाती है बाद में, लेकिन एक एस्टिमेट लगा दिया जाता है। तो एस्टिमेट लगाने के बाद वो अगर बाद में ऐसा पता चले कि नहीं जो एस्टिमेट लगाया था वो गलत है, तो स्टैंडर्ड इजाजत देता है चेंज करने की। ठीक है, जैसे आपने 10 साल लाइफ रखी थी एक चीज की, आपको लगा कि नहीं ये तो अगले 5 साल में नहीं काम, 2 साल बाद ही पता चल गया, तो आप लाइफ, इसे कहते हैं रिव्यू करना। लाइफ को हर साल रिव्यू करते हो कि एस्टिमेट ठीक चल रहा है ना। और ऐसा भी हो सकता है आपने सोचा था गाड़ी 5 साल चलेगी, 8 साल चल जाए, पॉसिबल है। तो लाइफ को चेंज करते रहते हैं, लेकिन ये एक्सपर्ट बताते हैं कि इसकी कितनी एक लाइफ है। अब जाहिर सी बात है, आप एक जब ऑडिट करने जाओगे वहां पर आपको प्लांट मिलेंगे, फर्नीचर मिलेंगे, व्हीकल्स मिलेंगे, पता नहीं कितने नॉन करंट एसेट मिलेंगे। अब आप तो किसी के बारे में नहीं बता सकते ना कि इसकी लाइफ कितनी हो सकती है। तो फिर आप एक, अगर किसी में डाउट है ना, तो एक एक्सपर्ट बुलाओगे और उससे इसके बारे में पूछ के उससे एक स्टेटमेंट ले लोगे कि भाई तू ये कहे वाकई ये इतने साल चलेगी, तो वो स्टेटमेंट देते हैं। फिर हम कहते हैं जी हाँ ठीक है, क्योंकि हम ऑडिटर हैं, हमने ये बताना होता है कि हमने ऑडिट करके आए हैं, जो इसने लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है। हमने ये बताना है कि उसने 10 गाड़ियां लिखी हुई है अपने बिजनेस में और उनकी लाइफ 5-5 साल है, तो ये हमने प्रूफ भी, हमने उसको बताना है कि वाकई 5 साल है। तो हमें तो नहीं पता चलेगा, तो हम किससे सर्विस लेंगे? एक्सपर्ट से। उसे बताएंगे कि भाई ये गाड़ी की हालत चेक कर, जो इसने 5 साल लाइफ लिखी हुई है ठीक है, ओके अगर लिखी हुई है तो। अगर एक व्हीकल है सर, उसको एक ड्राइवर चला रहा है सर, अगर वो खराब चला रहा है सर, उसने कहा ये वो सही चला रहा है सर, तो उसकी जब फर्क होगा सर, ठीक है होगा सर, क्या अमाउंट करते हैं? नहीं तो आप एक ही ड्राइवर पे रखे ना, सर वो मर जाए सर, किधर क्या करें? सब हो सकता है। वो सारी चीजें पहले कंसीडर करके रेट डिफाइन और लाइफ डिफाइन बताई जाती है। चोरी भी हो सकती है। पहले इन चीजों को देख के, पास एक्सपीरियंस होता है ना उनका, जो एक्सपर्ट होते हैं वो ये देखते हैं कि अच्छा ये सारी चीजें कंसीडर करके फिर उसके बाद वो उसकी लाइफ बताएंगे कि ये 10 साल चलेगी, ये 5। अगर सपोज है वो कहते हैं जी एक ही बंदे ने चलानी, ऑफिस में आता जाता है बस, तो उसकी लाइफ वो ज्यादा रख देगा। और एक बंदा है कि जनाब हर एम्प्लॉय ने ये गाड़ी ऑफिस यूज के लिए है कि भाई चाय मंगवानी है तो किसी ने लेकर जानी है, कोई भी काम करना है, तो उसकी लाइफ वो कम रखेगा। तो वो पहले देखेगा कि यूज कैसे करना है, इसे बोलते हैं पैटर्न ऑफ यूज। जिस पैटर्न पे वो यूज करते हैं वैसे लाइफ डिफाइन हो जाती है। डेप्रिसिएशन की एंट्री हमेशा याद रखें, वो आपको पहले ही आती है, क्या आती है मतलब? डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन टू एसेट। डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, या यहां पर आप एसेट भी लिख सकते हो। ज्यादातर डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और कम तर डेप्रिसिएशन टू एसेट। अब जो आपको मैंने सवाल दिया है ना, मैं इसकी ही एंट्री बना देता हूं आप, ठीक है? जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट आता है किसी को? जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर या डिस्क्रिप्शन। यही तो बात होती है, जब आपसे पूछा जाए क्या आपको आता है, एक दफा तो आपको ये खतरा होता है कि पता नहीं आपको आता भी है या नहीं। 2021 से शुरू किया काम, ब्रॉड उनकी कोई एंट्री नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब वो खरीदे थे तब उनकी एंट्री होती है।
आपने एक एसेट खरीदा था 1421 को, तो आपने एंट्री पास की पीपीई डेबिट या एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। कितने का खरीदा याद है? 4 लाख। क्या कोई और एसेट खरीदा 2021 में? 1721। एसेट टू कैश या पीपी टू कैश? 6 लाख। 2021 को खत्म करके 22 में एंटर होना है। क्या 2021 में कुछ और किया आपने? कुछ नहीं किया, तो फिर डेप्शन की एंट्री पास कर दो। जब सारी एंट्रीज पास कर दो, खरीदो फरोख्त की सारी ट्रांजैक्शन, रिपेयर करवाया तो उसकी एंट्री पास कर दो, रिपेयर टू कैश। जब आखिरी एंट्री क्या पास करनी है? डेप्रिसिएशन की, और उसकी डेट भी कौन सी हुआ करेगी? दिसंबर 21। डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या पीपीई। 40,500 थी, ये 2021 की सारी एंट्रीज हो गई। और 2021 में कुछ नहीं हुआ, ना कोई एसेट खरीदा ना बेचा, 2 एसेट खरीदे थे और फिर डेप्रिसिएशन की एंट्री। 2022 में आए जरा, 2022 क्या उसमें कोई एसेट खरीदा या बेचा? 2022 में ना कोई एसेट खरीदा, तो क्या उसमें कोई एंट्री होगी? डेप्रिसिएशन तो चार्ज की है ना। देखिए पहले आप देखो कोई ट्रांजैक्शन की, कोई लेन देन, उसकी एंट्री पास कर लो, और एट द एंड ऑफ द ईयर डेप्रिसिएशन। कुछ भी नहीं किया आपने 2022 में, तो आप फिर एंट्री पास कर दो 31 दिसंबर 22, बस डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड। ये तो बताओ कि 90,000 था ना, उसकी 90,000 से एंट्री पास करेंगे या 40,500 प्लस करके पास करेंगे? डेप्रिसिएशन हमेशा फॉर द ईयर होती है, डेप्रिसिएशन हमेशा फॉर द ईयर होती है। हाँ, इसके इफेक्ट लिखे हुए ये जाके एक्सपेंस में चला जाएगा और ये जाकर अक्यूमुलेटेड डेप्शन में ऐड हो जाएगा। ये जो एंट्री होती है ये बेसिकली उसके इफेक्ट लिखे होते हैं। अच्छा, मुझे आप डेप्रिसिएशन की क्लोजिंग एंट्री बता सकते हो? डेप्रिसिएशन की क्लोजिंग एंट्री याद रखें। अब इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं, ना एसेट की क्लोजिंग एंट्री होती है ना लायबिलिटी की होती है, एक्सपेंस की होती है। और एक्सपेंस कोई भी हो, एसओसीआई डेबिट और वो वाला एक्सपेंस क्रेडिट। किसी भी एक्सपेंस की क्लोजिंग एंट्री आपसे पूछे जिंदगी में, आपने एसओसीआई डेबिट कर देना है और वो वाला एक्सपेंस क्रेडिट। और इनकम की कोई एंट्री पूछे, एसओसीआई क्रेडिट इनकम टैक्स, मतलब उल्टा क्लोज करना है ना, तो उल्टा कर। 2023 में क्या कोई एसेट की खरीदो फरोख्त हुई? कोई एसेट खरीदो बेचो, किस डेट को? 17/21/23। क्या एंट्री पास होगी? पीपीई या एसेट डेबिट? खुदा का नाम परचेज ना लिख देना, वो स्टॉक होता है। कैश क्रेडिट कितनी अमाउंट से बोला? 8 लाख से। और फिर उसके बाद कुछ किया 2023 में और कुछ भी, तो फिर एंड में क्या करें? डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कितनी अमाउंट से बोला? कैसे? जो उस साल की डेप्रिसिएशन, ये 2023 के साल की डेप्रिसिएशन की एंट्रीज हो। और अब 24 पे आ जाए, बताओ जरा 24 में आपने कुछ किया या नहीं? कोई खरीदो फरोख्त हुई हो, कोई रिपेयर हुआ हो, कुछ भी नहीं किया, तो फिर क्या करो? डेप्रिसिएशन की एंट्री पास। डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी अमाउंट से बोला? 162,000। ओके की बात, एंट्रीज हो जाएंगी। एंट्री सिंपल है, डेप्रिसिएशन की एंट्री भी आपको आती है, और जब भी कोई एसेट खरीदो उसकी भी आती है। बेचने का उसने आपको कहा ही नहीं। चलिए 22 में एक दफा ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बाद दादा की 90% नहीं, हमने डेप्रिसिएशन की एंट्री पास की है।
2022 में डेप्रिसिएशन कितनी आई थी? 90,000। हमने उसकी ये डेप्रिसिएशन की एंट्री है, ये डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। हाँ तो अक्यूमुलेट जब जो पड़ी होगी ना जिधर भी, उसमें जब 90,000 जाकर ऐड हो जाएगा, जब एसेट में से माइनस करने लगेगी तो 40,500 पहले पड़ी थी, वहां 90 जाकर और ऐड होगा, प्लस होकर माइनस हो जाएगी। लेकिन जनरल एंट्री में क्या आएगा? 90,000, क्योंकि दोबारा 40,500 इसमें लिखोगे तो उसकी तो पहले भी एंट्री हो चुकी है, दोबारा हो जाएगी, वो 2 दफा क्रेडिट हो जाएगा अगर प्लस करके किया तो। अब हमारी जनरल एंट्रीज होगी, डेप्रिसिएशन डिफरेंट स्टाइल से हमने फाइंड कर ली कि किस तरह से डेप्रिसिएशन फाइंड करते हैं, बुक वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। अब एक बात और सीखिएगा जरा, और ये इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन सिर्फ यहां तक, पीआरसी लेवल तक। आपसे ना वो रेट फाइंड करवा लेता है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड में, वो अलग से सवाल ही दे देता है। उसका जो फार्मूला है ना, कुछ लोग कहते हैं कि 1 ओवर यूजफुल लाइफ है मल्टीप्लाइड बाय 100। ये जो रेट का फार्मूला है ना, 1 ओवर यूजफुल लाइफ मल्टीप्लाइड बाय 100, लेकिन हमारी किताब में जो लिखा हुआ ये नहीं लिखा हुआ। हमारी किताब में लिखा हुआ है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर यूजफुल लाइफ मल्टीप्लाइड बाय 100। कॉस्ट जो 1 ओवर यूजफुल लाइफ तो हमारे वाला ही हुआ ना, और उससे पहले लिखा हुआ है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर। एक दफा पेपर में एक बच्चा कहता है कि सर ये दोनों फार्मूले नहीं थे, कहता ये फार्मूले थे ही नहीं दोनों जो आपने मुझे सिखाए। मैंने कहा अच्छा मुझे लिखकर बताओ कि कौन कौन से थे। उसने एक फार्मूला ये लिख कर दिया मुझे, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट इन मल्टीप्लाइड बाय यूजफुल लाइफ मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक होगी बात? नहीं, बहुत सारे मासूम लोग हैं, तो ये इस तरह से लिख दिया जाए या अलग अलग करके लिख दिया जाए तो एडजस्ट कर लेना, ठीक होगी बात? हाँ, वो ऊपर जाकर इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखकर 100 लिख दे इधर, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये, हम ये चेक करना चाहते हैं कि हमारा ठीक है या क्या की किताब वाला ठीक है। ओके, चेक करें फिर। चले, आई कैप को हम गलत कह नहीं सकते, तो अपने आप नहीं, वो तो बिल्कुल, और हम खुद ठीक है और आई कैप गलत नहीं है। एक सवाल कह रहे ये बड़ी टेक्निकल चीज है, और जब भी ये बट ने एक बात की है कि वहां पर तो कॉस्ट के ऊपर रेट अप्लाई हुआ है, ये मैं वो बताने जा रहा हूं। जरा सवाल देखिएगा, कॉस्ट है 6 लाख, रेजिडुअल वैल्यू है 50,000, यूजफुल लाइफ है, बल्कि हम आई कैप की किताब वाले का सवाल पिक कर लें। आई कैप की किताब में एक सवाल है, ये आई कैप की बुक में सवाल है इस तरह का, हम वही पिक करते हैं ताकि कोई नहीं हो लाले। ये है आगे सवाल, ये क्वेश्चन नंबर 5 देखें, करते यही है, जो कि ये देखें आई कैप ने ये फार्मूला लगाया, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय यूजफुल लाइफ, और ये उसने 18% रेट अप्लाई किया। हम ये चेक करना चाहते हैं कि हमारा तरीका ठीक है या आई कैप का तरीका। देखिए, प्लांट बॉट ऑन 1 जनवरी 21 100,000, और उसकी लाइफ क्या है, रेजिडुअल वैल्यू क्या है 10, और हम हर साल कब ईयर एंड करना है, कहते हैं यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन। कैरिंग अमाउंट मतलब ये कैरिंग अमाउंट पता है ना, बुक वैल्यू कहते हैं, अलॉन्ग विद अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कब से कब तक, 2021 से लेकर 2025 तक, मतलब पूरे 5 साल ही करवा दिए उसे। अब सबसे पहले वो लाइफ वाले तरीके में नहीं जा रहा, वो किस में जा रहा है, रेट्स निकालता है। हम भी रेट निकालते हैं, हमारे हिसाब से रेट क्या होगा, रेट का फार्मूला क्या है, 1 ओवर यूजफुल लाइफ, ऐसा ही है, मल्टीप्लाइड बाय
1/5 मल्टीप्लाई बाय 100, 20%। उसका 18% आ रहा है, उसका क्या आ रहा है 18%, हमारा क्या आ रहा है 20%। अब हम अपने तरीके से पहले सवाल इधर करते हैं। उसने कहा हर साल की डेप्शन फंड फिक्स ही आएगी क्योंकि हर साल का डाटा सेम है। तो पहले साल की डेप्शन कितनी आएगी, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय मल्टीप्लाई रेट, और पूरा साल है क्योंकि 1121, 1 लाख कॉस्ट है माइनस रेजिडुअल वैल्यू कितनी है 10,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट कितना है 20%। अपना लगाएंगे ना, कितना आ गया आंसर, कितना आ गया 18,000। दूसरे साल की डेप्रिसिएशन भी कितनी आएगी 18,000, तीसरे साल की डेप्रिसिएशन भी 18,000। इसका मतलब है 5 सालों की डेप्रिसिएशन 18,000 आएगी। ठीक होगी बात। और अगर हम इसकी बुक वैल्यू और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फाइंड करना चाहें तो 1 लाख में से पहला साल की कौन सी माइनस करेंगे, सिर्फ 18,000। दूसरे साल 1 लाख में से क्या माइनस करेंगे 36,000। तीसरे साल 1 लाख में से क्या माइनस करेंगे 54। बात समझ लगी। अब हम आई कैप के आंसर से मैच करते हैं। ये जी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन बताता है हर साल की 18,000 18,000 18,000 और 18,000 36,000 54 72 और ये उसकी बुक वैल्यू आ गई। इसका मतलब है जो हमने काम किया वो ठीक है। उसका फार्मूला अगर हम लगाएं तो 18% रेट निकल रहा है। अब याद रखें जब फार्मूला आप ये लगाओगे तो डायरेक्ट कॉस्ट पर अप्लाई करोगे, फिर दोबारा रेजिडुअल वैल्यू माइनस नहीं करोगे। स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर अगर आप फार्मूला लगाओगे ना 1/, यूजफुल लाइफ, रेजिडुअल वैल्यू माइनस नहीं करोगे, तो फिर आप डेप्रिसिएशन फाइंड करते वक्त कर लेना। अगर आपने फार्मूले के अंदर ही लिख दिया कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू फार्मूले में डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 5 और ये आपके पास आ गया 18%। अब जब आपने 1 लाख की डेप्रिसिएशन लेनी है ना, 1 लाख माइनस 10,000 नहीं करेंगे क्योंकि अब उसने वो फार्मूले के अंदर वो वैल्यू एडजस्ट कर दिया है। तो अब 1 लाख का 18% लेंगे तो वो भी क्या आएगा 18,000। लेकिन क्योंकि हमें ये आदत होती है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट, इसलिए हम फार्मूले चेंज कर देते हैं। तो आई कैप का फार्मूला मानना है फिलहाल। अगर वो रेट हमसे पूछे तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट, और अगर इंटरेस्टिंग बात इसमें और देखें कि अगर रेजिडुअल वैल्यू निल हो तो ये दोनों फार्मूले सेम हो जाएंगे। अगर रेजिडुअल वैल्यू 0 हो जाए तो कॉस्ट ओवर कॉस्ट खत्म, वही फार्मूला बच जाएगा। तो क्योंकि रेजिडुअल वैल्यू से फार्मूला चेंज हो जाता है तो इसलिए अब समझ लग गई। अगर फार्मूला लगाओगे ना 1/, यूजफुल लाइफ, तो फिर डेप्रिसिएशन लेते वक्त कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, अगर फार्मूले के अंदर ही रेजिडुअल वैल्यू माइनस कर दी डायरेक्ट, फिर आपका आंसर दोनों सूरतों में सेम है। ठीक होगी बात। चले जनाब, ये आपके सवाल हो गए यहां तक, मतलब यहां तक आपने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, कल हमारी ये कोशिश होगी कि हम ये सारा आपने स्टडी तो अब सारी एग्जांपल्स करनी है इसके अंदर जो भी है। अंग्रेजी मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखा दूं जो लिखा हुआ है इसके अंदर, और अभी फाइनल काउंट के सवाल निकालें वो डिस्कस कर लें जो आपने किए हुए हैं।